हेलो स्टूडेंट, मैं विशाल। आपका नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम। ये शॉर्ट नोट सीरीज़ है। यहाँ पे अगर आपने पहले चैप्टर पढ़ लिया है तो ही इसे देखें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूले डिस्कस होंगे, फॉर्मूले ही बताए हैं। इसके बाद में आप क्वेश्चन पे जा सकते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम, यहाँ पे हमें पता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में फॉर्म होता है। अगर ये आगे जाती है तो फॉरवर्ड और पीछे आता है तो बैकवर्ड। ऑल कंबशन रिएक्शन आर इरिवर्सिबल। कंबशन रिएक्शन एक बार होने के बाद फिर से बैकवर्ड नहीं आती है। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ रिएक्शन फॉर्म। इक्विलिब्रियम पे जितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ उतना ही फॉर्म होगा। कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट डालोगे तो इक्विलिब्रियम में कोई अफेक्ट नहीं आता। एक्टिव मास, एक्टिव मास जो होता है वो मोल पर लीटर होता है, पर लीटर होता है। मोल्स ऑफ गैस अपन वॉल्यूम ऑफ गैस। तो इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं डेंसिटी के टर्म में। जैसे मोल बाय वॉल्यूम है ना, मोल बाय वॉल्यूम। अब मोल को क्या लिख सकते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इसको यहाँ पे पुट करूँगा तो ये जो आपका आएगा ये वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर ml में दिया है तो ml इंटू 1000। और ये वेट और वॉल्यूम को हम डेंसिटी के टर्म में लिख सकते हैं। तो डेंसिटी इज अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000, ये भी हो जाएगा एक्टिव मास। ठीक है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ओके, तो ये एक्टिव मास का हो गया। फॉर सॉलिड डेंसिटी अपॉन मोलर मास, अभी जो बताया मैंने। रेट ऑफ रिएक्शन नॉट अफेक्टेड या फिर नॉट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन द रिएक्शन। सॉलिड जो है उसका, क्योंकि सॉलिड का एक्टिव मास हम 1 लेके चलते हैं। ठीक है, देन आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पहले यूनिट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में दो आएंगे। एक तो आएगा Kc, एक आएगा Kp। अगर K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर ले लिया जाए तो Kp आ जाएगा। K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ले लिया जाए तो Kc आएगा। इसका जो यूनिट आएगा मोल पर लीटर अपॉन डेल्टा Ng। प्रेशर में ATM यूज़ कर लेंगे हम। ठीक है, उसके बाद में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp और Kc के बीच में जो रिलेशन हुआ है Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो हम केल्विन में यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो हम केल्विन में यूज़ करेंगे। R की वैल्यू 0.08। यहाँ पे 3 केसेस बनेंगे। डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0, डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0, डेल्टा Ng लेस देन 0। अगर इक्वल टू 0 है तो Kp इज इक्वल टू Kc, ग्रेटर देन है तो Kp ग्रेटर देन Kc, और लेस देन है तो Kp लेस देन Kc। ठीक है, एट RT की जो वैल्यू है यहाँ पे दी है 24.64 एट 300 केल्विन और 24.46 एट 293 केल्विन। ठीक है, ये दो दिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ टेम्परेचर पे, ये तो बता दिया। डज नॉट डिपेंड ऑन वॉल्यूम ऑफ वेसल्स, इनर्ट गैस प्रेजेंट इन कैटलिस्ट और प्रेशर, इन पे डिपेंड नहीं करता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका। Kc विद कैटलिस्ट और Kc विदाउट कैटलिस्ट दोनों इक्वल ही रहेंगे। इसके एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन में क्या है, हाइयर वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैव मोर स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन। जितना ज़्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू उतनी ज़्यादा मोर स्टेबिलिटी होगी। अब इसके कुछ यूजेस देखते हैं। रिएक्शन का छेड़फाड़ लिखा, तो पहले देखते हैं। अगर रिएक्शन मल्टीप्लाई की जाए n से, अगर रिएक्शन n से मल्टीप्लाई की जाए तो ये मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू सी है, और इसका K1 दिया है, कांस्टेंट दिया है K1। अगर n से मल्टीप्लाई की जा रही है तो जो n K2 है, K2 डैश जो आएगा वो आएगा K1 की पावर n आ जाएगा। तो इसलिए पावर में जा रहा है। किस में जा रहा है, पावर में जा रहा है। ओके, यहाँ पे और एक ध्यान में रखना, जब ये मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो रही है। वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो रही है, बट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कांस्टेंट नॉट चेंज। जो अल्फा है और कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ अपना केस चेंज हो रहा है। मतलब क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट अगर इसको इन्वर्स करते मतलब रिवर्स करते हैं, रिएक्शन को रिवर्स करते हैं, कैसे, इसको लिख सकते हैं C इज इक्वल टू A प्लस बी। ऐसे कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं रिएक्शन को। उसमें क्या होगा, अब रिवर्स कर दिया है तो इन्वर्स हो जाएगा, मतलब K2 डैश जो आएगा 1/K1 हो जाएगा बस। ठीक है, इन्वर्स हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, और एडिशन, दो रिएक्शन को ऐड करेंगे तो K जो हो जाएगा K1 इंटू K2 हो जाएगा। और ये सब्ट्रैक्शन, अगर सब्ट्रैक्शन R1 माइनस R2 करते हैं तो जो K डैश होगा
के डैश होगा दोनों का डिवीजन, K2 डिवाइड बाय K1। ओके, ये यहाँ तक। नेक्स्ट है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में सिर्फ डिपेंड्स किस पे करता है, टेम्परेचर, ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये हम यहाँ पे भी पढ़ते हैं क्या, कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं, NX इज इक्वल टू A अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ए क्या है तुम्हारा इनिशियल मोल जो भी दिया होता है, एक्स क्या है डिसोसिएशन, और एन क्या है साइटोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो वहाँ रहता है। तो यहाँ से यहीं से आया अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स बाई ए, और एन की वैल्यू 1 ले ली है, ठीक है। और ए माइनस एक्स यहाँ से आ जाता है अमाउंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। इफ़ अल्फ़ा इज अ परसेंटेज देन एक्स बाई ए इंटू 100 कर देंगे, ये परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा इसमें दो चीज़ें, डाल्टन्स लॉ, टोटल प्रेशर पी ए प्लस पी बी होता है। ये पी ए और पी बी क्या पार्शियल प्रेशर है, और ये टोटल प्रेशर है। और पार्शियल प्रेशर कैसे निकालोगे, ये भी देख लो, नॉट डिपेंड ऑन प्रेजेंस ऑफ अनदर गैस। जो पार्शियल प्रेशर है वो दूसरे गैस के प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करती है। कब, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट। मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल, मोल फ्रैक्शन इनटू पी, ये सोल्यूशन में पढ़ाया गया था। अपने मोल डिवाइड बाय सबके मोल, यहाँ से भी निकाल सकते हो पार्शियल प्रेशर, ठीक है। देन रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, ठीक है। तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी की पावर डेल्टा एन जी अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे ध्यान रखना स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट है, ना कि डेल्टा एन जी है, सिर्फ प्रोडक्ट का। ये अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, ठीक है, वी की पावर डेल्टा एन जी अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन क्वेश्चन, Q इज इक्वल टू, या फिर Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P बाय R। अब Q जो है, Q और Kc का दोनों का फॉर्मूला सेम है, ठीक है, लेकिन Kc कब यूज़ करते हैं जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है तब, और Q कब यूज़ करते हैं, कहीं पे भी कोई भी रिएक्शन हो कहीं पे भी Q हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि A प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे Q निकालना होगा तो P बाई ए इंटू बी लिख सकते हैं, लेकिन बट Kc यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। ये कहाँ पे होगा, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगी तब। तो अब देखते हैं, अगर Q निकाला हमने और Q इक्विलिब्रियम से कम आया, K इक्विलिब्रियम से कम आया, तो कम आया, Q कम है, इक्विलिब्रियम पे जाना चाहता है, मतलब Q बढ़ेगा। अगर Q को बढ़ाएंगे, मतलब Q बढ़ाएंगे तो मतलब इसका प्रोडक्ट कम हो रहा है और रिएक्टेंट कम हो रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है और प्रोडक्ट बढ़ रहा है और रिएक्टेंट कम हो रहा है। तो ये प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहता है ना, ये रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, प्रोडक्ट मतलब ये फॉरवर्ड जाएगी, तो ये फॉरवर्ड। अगर Q इक्वल टू K इक्विलिब्रियम, दोनों इक्विलिब्रियम पे, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाएगी। अगर Q ज़्यादा है K इक्विलिब्रियम से, Q ज़्यादा है मतलब पहले से ही Q ज़्यादा है, और इक्विलिब्रियम पे आने के लिए Q को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल P बाय R होता है। तो प्रोडक्ट भी कम हो रहा है, मतलब रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। अगर ये प्रोडक्ट कम हो रहा है और ये बढ़ रहा है तो मतलब ये बैकवर्ड जाएगी, इसलिए ये बैकवर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है टेम्परेचर का इफेक्ट जो होता है, लॉग K1 K2 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1/T2 माइनस 1/T1, ये लास्ट में बता दूंगा। अभी देखते हैं वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी मतलब वेपर डेंसिटी के टर्म में हम जो निकालते हैं अल्फ़ा निकालते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक ही फॉर्मूला, अल्फ़ा इज इक्वल टू डी माइनस डी अपॉन n माइनस 1 इंटू डी, ये भी यूज़ कर सकते हो, सेम ही फॉर्मूला। ये जो डी है ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, और ये जो इक्विलिब्रियम है ये ऑब्जर्व वैल्यू या फिर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हम मान सकते हैं। और वेपर डेंसिटी जो होती है मॉलिक्यूलर वेट, मतलब जो दिया हुआ गैस का, वो डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो यहाँ से वेपर डेंसिटी आ जाएगी। और n क्या है, n है एक मोल से कितने मोल बने हैं, एक मोल से कितने मोल बने, मतलब A गिव्स B प्लस सी है, तो यहाँ पे एक मोल से कितने बने, 1-2 मोल हैं, तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है, ये ऐसा है। उसके बाद में V0 अपॉन वी डी इक्विलिब्रियम, ये है थ्योरेटिकल वैल्यू जो बताई मैंने, और ये इक्विलिब्रियम ऑब्जर्व वैल्यू, इनका जो रेशो होता है मोल एट इक्विलिब्रियम अपॉन इनिशियल मोल, इक्विलिब्रियम पे जो मोल आएगा उसके अपॉन इनिशियल मोल कर देंगे वहाँ से भी। नेक्स्ट आता है तुम्हारा ली चार्डियर प्रिंसिपल। ये क्या कहता है, इफ़ एनी एक्सटर्नल चेंजेस इक्विलिब्रियम शिफ्टेड फॉरवर्ड और बैकवर्ड टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ चेंजेस। सेम अगर कोई भी चेंज करोगे तो उसे इक्विलिब्रियम पे आना ही है, तो वो चेंज फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाके वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे Q जो आएगा, क्वेश्चन जो रिएक्शन क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v की पावर डेल्टा एन जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P की पावर डेल्टा एन जी, क्योंकि हमें भी पता है PV इज इक्वल टू NRT।
ठीक है। अगर ये टेम्परेचर कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होगा, तो अगर Q इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P हो जाएगा। ठीक है, दो चीज़ें ध्यान रखना। पहली बात ये कि ये Q है, रिएक्शन क्वेश्चन है, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V की पावर सिर्फ डेल्टा एन जी है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P की पावर डेल्टा एन जी है। और वहाँ जो अल्फ़ा था, जो हमने अल्फ़ा निकाला था, ये अल्फ़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V की पावर डेल्टा एन जी था, तो यहाँ पे कन्फ्यूज मत होना। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट। अगर कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट देखते हैं, व्हेन रिएक्टेंट ऐड कर रहे हो या फिर प्रोडक्ट रिमूव कर रहे हो, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, अगर रिएक्टेंट ऐड कर रहे हो या फिर प्रोडक्ट रिमूव कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ये कहाँ पे जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। व्हेन प्रोडक्ट इज एडेड, प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो, इसमें बढ़ा रहे हो, मतलब ये पीछे जाने को बोल रहा है। और क्या कर रहे हो, रिएक्टेंट रिमूव कर रहे हो, रिएक्टेंट ही निकाल रहे हो, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। ओके, ऑन एडिंग सॉलिड नो इफेक्ट, सॉलिड ऐड करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, एक्टिव मास 1 बताया था। वॉल्यूम का इफेक्ट, वॉल्यूम का इफेक्ट के लिए बस इतना ध्यान रखना, वॉल्यूम बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जहाँ गैस की जनसंख्या बढ़ती हो। मतलब A प्लस B गिव्स 2C प्लस 3D। ठीक है, अब देखो जो Ng है, या फिर हम डेल्टा Ng निकालते हैं, उसको छोड़ो। यहाँ पे कितने मोल हैं, 2, ये 3, यहाँ पे 5 मोल है, 1 2, यहाँ पे 2 मोल है। तो अगर वॉल्यूम बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जहाँ गैस की जनसंख्या बढ़ती हो। जनसंख्या मतलब देखो, यहाँ पे 3 2 5 मोल है, और यहाँ पे 2 मोल है, तो ज़्यादा कौन सा, ये वाला, तो आगे ये फॉरवर्ड जाएगी। अब यही उल्टा भी हो सकता है, कैसे, 2A प्लस P गिव्स C प्लस D। तो ये यहाँ पे 2 1 3 मोल है, 1 2 मोल है। अगर वॉल्यूम बढ़ाऊंगा, सेम हुई, वॉल्यूम बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ गैस की जनसंख्या बढ़ती हो। अब जनसंख्या कहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा, तो ये बैकवर्ड आ जाएगा, बस इतना ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर के इफेक्ट। अगर वॉल्यूम का इफेक्ट आपको पता है तो ये उसके उल्टा है, बस वॉल्यूम बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है जहाँ लोक संख्या बढ़ रही थी, उसका उल्टा कर देना प्रेशर का। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता, नो इफेक्ट, नॉट डिपेंड्स ऑन कैटलिस्ट। और क्या क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम डिपेंड नहीं करता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये कैटलिस्ट पर डिपेंड ही नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस अगर ऐड कर रहे हो तो इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड कर रहे हो, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड कर रहे हो तो क्या हो, टोटल प्रेशर बढ़ जाएगा, बट पार्शियल प्रेशर नॉट चेंजेस। वॉल्यूम ही अगर कांस्टेंट कर दिया तो इसमें क्या, टोटल प्रेशर तो बढ़ जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, मोल बढ़ा रहे हो, एडिंग इनर्ट गैस मोल बढ़ा रहे हो ना, तो टोटल प्रेशर तो बढ़ रहा है, लेकिन पार्शियल प्रेशर नॉट चेंजेस, हेंस नो इफेक्ट। तो इतना ध्यान रखना, कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर ऐड करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करोगे तो वॉल्यूम ऑफ वेसल इंक्रीज हो रहा है एंड इक्विलिब्रियम शिफ्टेड इन डायरेक्शन ऑफ वेयर मोल्स ऑफ गैस इंक्रीजेस। क्यों, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन जब हम लिखते हैं मोल अपॉन वॉल्यूम लिखते हैं, ना कि मोल अपॉन प्रेशर लिखते हैं। भले ही प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन भी तो कम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इफेक्ट आता है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस एंड इक्विलिब्रियम शिफ्टेड इन द डायरेक्शन वेयर द मोल्स ऑफ गैस इंक्रीजेस। यहाँ पे क्या होगा, जब भी ऐड करोगे तब कहाँ जाएगा, जहाँ जनसंख्या बढ़ रही है, सेम हुई, वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज हो रहा है ना, वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज है, तो हमें अभी बताया था वॉल्यूम जब बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, जहाँ की लोगों की मतलब गैस की जनसंख्या जहाँ बढ़ रही थी, तो वही बताया सेम। देन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का इफेक्ट। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक मतलब टेम्परेचर पहले से ही एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर दे रही है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, उसे टेम्परेचर चाहिए नहीं, वो टेम्परेचर खुद ही दे रही है, तो बैकवर्ड जाइए। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक मतलब उसको टेम्परेचर चाहिए, तो टेम्परेचर दोगे तो ये फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाइए, बस। यानी फिजिकल इक्विलिब्रियम में आते हैं। फिजिकल इक्विलिब्रियम में आपको और बता देता हूँ, फिजिकल इक्विलिब्रियम में प्रेशर अगर बढ़ाओगे, ये 2 मिनट इसको, ठीक है, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम व्हेन द प्रेशर इंक्रीजेस देन वॉल्यूम
डिक्रीज एंड डेंसिटी इंक्रीज हो जा रही है, डेंसिटी बढ़ जा रही है एंड इक्विलिब्रियम शिफ्टेड पर द डेंसिटी इंक्रीज। जहाँ डेंसिटी आपकी बढ़ेगी वहाँ पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में इतना ध्यान रखना, जहाँ डेंसिटी बढ़ रही है प्रेशर बढ़ाने पे, जहाँ डेंसिटी बढ़ेगी वहाँ पे इक्विलिब्रियम आपका शिफ्ट होगा। ठीक है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये कब? नॉर्मल कंडीशन पे। जैसे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड देखते हैं वो कम होता है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड थोड़ी बढ़ जाती है, और वॉल्यूम ऑफ गैस देखो तो वो ज़्यादा हुई। तो वॉल्यूम ज़्यादा तो इसका मतलब डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो डेंसिटी कम, तो इसका रिवर्स ऑर्डर आ जाएगा। ये नॉर्मली हमें जो पता है उसके लिए। ठीक है, इक्विलिब्रियम कैन बी स्टेबलाइज इन द बोथ फिजिकल एंड केमिकल, दोनों में स्टेबलाइज हो जाता है, फिजिकल और केमिकल। इसमें ध्यान रखना कि प्रेशर बढ़ाने पर डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी जहाँ बढ़ रही है उस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, अब यही पानी में देखते हैं H2O। H2O में क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ आइस, हमें भी पता है आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ वाटर के, वाटर में, क्योंकि हमने फ्रीजर में बॉटल रखे बहुत बार देखे हुए हैं। तो यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम ही होगा। अगर यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ आइस, आइस है सॉलिड, और वॉल्यूम ऑफ H2O लिक्विड, आइस का वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी कम। वॉल्यूम ऑफ H2O पानी, वॉल्यूम इसका कम है तो डेंसिटी ज़्यादा। तो प्रेशर जब बढ़ाओगे तो क्या होगा? मोस्ट डेंसिटी, तो ये फॉरवर्ड चली जाएगी, ये फॉरवर्ड चली, मतलब आइस का जो मेल्टिंग है वो हाई प्रेशर पे होता है, और मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो, और तो प्रेशर भी ज़्यादा चाहिए और टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए, ये यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, और जो मैंने बताया था टेम्परेचर वाला यहाँ पे, अगर रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक है तो डेल्टा H पॉजिटिव चाहिए, और हमें अभी मैंने वहाँ पे बताया था लॉग K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H अपॉन 2.303 1/T2 माइनस 1 अपॉन T1। ये तो हमें पता फॉर्मूला है। अब यहाँ से हम रीअरेंज करके K2 अपॉन K1 करेंगे, इसको इन्वर्स कर दिया तो साइन चेंज हो गया, डेल्टा H अपॉन 2.303, और ये T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। अब देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा H पॉजिटिव चाहिए, डेल्टा H ये चीज़ें हमें पॉजिटिव चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि लॉग, ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव आएगी ना, तो लॉग K2 इज़ ग्रेटर देन K1, अगर ये ज़्यादा है तभी तो डेल्टा H तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में अगर डेल्टा H पॉजिटिव आ रहा है और ये K2 ग्रेटर देन K1, तो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे, टेम्परेचर बढ़ाने पे तुमसा के इक्विलिब्रियम जो है, तुम्हारा के इक्विलिब्रियम वो भी बढ़ रहा है। और यही अगर एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा H नेगेटिव आने मतलब लॉग K2 और K1 की वैल्यू ये नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो यहाँ पे लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू नेगेटिव अगर आओगे तो K2 इज इक्वल टू ये लॉग, और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव में आ रही है, इसका मतलब लॉग K2 इज लेस देन लॉग K1। इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर अगर बढ़ाऊंगा तो के इक्विलिब्रियम कम हो रहा है। बस यही था आपका पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम। आई होप कुछ समझ में आया होगा, आप क्वेश्चन कर लेना। थैंक यू वेरी मच।